हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम ये पॉलिटी का फर्स्ट टारगेट रहेगा जिसमें हमें प्रेसिडेंट चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स घटना चक्र से ही बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये नोट्स करवाने के बाद मैं आपको घटना चक्र की बुक से दिखाऊंगी कि हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं और हमने कितने पेजेस कवर कर लिए हैं, ठीक है। चैप्टर तो हम एक ही करेंगे, डेट इज़ प्रेसिडेंट, लेकिन कितने पेजेस कर लिए हैं हमने, ठीक है। तो स्टार्ट करते ही ये प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट का फर्स्ट मतलब स्टार्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट, ठीक है। ये लाइन हमको सबको पता है कि हु इज़ द हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट, दैट इज़ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो सेकंड लाइन है ना, ये मे बी एमसीक्यूज़ में आ सकती है, ठीक है। दैट इज़ हु एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। तो अब हमें पता है कि ये स्टेटमेंट किसके लिए यूज़ की गई है, प्रेसिडेंट के लिए। तो हम आराम से एग्ज़ाम में जाके लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 52। तो प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं वो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल में क्या ही दे रखा होगा, तो फर्स्ट आर्टिकल में दे रखा है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर 53 में दे रखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के पास है। एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की किसके पास है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के पास है। प्राइम मिनिस्टर नहीं सोचना, तो क्या होगा यहाँ पे, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट के पास है तो प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है कि उसे को डायरेक्टली यूज़ करनी है या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा यूज़ करनी है। प्रेसिडेंट की मर्ज़ी है, ठीक है, कि वो डायरेक्टली यूज़ करना चाहता है या सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की हेल्प से यूज़ करना चाहता है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं, प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जो इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर मेंबर्स है। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई स्कूल का ग्रुप, कोई मेंबर्स है, मतलब स्कूल में एक ग्रुप है कुछ बच्चों का, और उस ग्रुप को नाम दे दिया हमने इलेक्टोरल कॉलेज। अब पढ़ते उस ग्रुप के अंदर कौन कौन मेंबर्स थे, ठीक है। तो कौन मेंबर्स थे, एक था इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इलेक्टेड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप ये देख लें कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, लगा दिए, मे बी वहाँ पे नॉमिनेटेड लिखा हो, तो इसको एमसीक्यूज़ में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यहाँ पे भी याद रखिएगा। फिर है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। यूटी ऑफ पुडुचेरी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर, ठीक है। अब ये जो दो स्टेटमेंट है ऊपर की, पार्लियामेंट वाली और लेजिस्लेटिव असेंबली वाली, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, इसको ऐड किया गया है 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है ROARO में। फिर नोट करके लिख लीजिएगा कि नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप यहीं से याद करके जाएं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट होता है। प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी। एंड आर्टिकल 52 में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग आर्टिकल है तो क्या ही दे रखा होगा कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 53 में क्या दे रखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, वो किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और प्रेसिडेंट की ही मर्ज़ी है कि वो डायरेक्टली यूज़ करना चाहता है या फिर सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा यूज़ करना चाहता है। फिर आ गया आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 में दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें कौन कौन से मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। तो पता चल गया, इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के, और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो होंगे। और हमें क्या याद रखना है कि
जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो दिल्ली एंड पुडुचेरी वाले सीन था वो कब ऐड हुआ था? 1992 में 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर आता है हमारा आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 में दे रखा है इलेक्शन इज़ हेल्ड। किस सिस्टम से जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो एक बहुत अजीब सी लाइन है, ठीक है, वो एक प्रोसेस है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। वो क्या ही प्रोसेस है? वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये सिस्टम है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसका एक प्रोसेस है, सिस्टम है। तो किस सिस्टम पे बेस है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब कि हम ऐसे करते हैं, हम प्रेसिडेंट का जब वोट डालते हैं ना, तो हम ऐसे नहीं कहते कि हमने इसको डायरेक्ट चुन लिया। हम कहते हैं कि अगर हमारी चॉइस है, हमें प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि हम चाहते हैं कि ए बने। अगर ए नहीं बन रहा तो हम चाहते हैं बी बने, बी नहीं बन रहा हम चाहते हैं सी बने, और सी भी नहीं बन रहा तो हम चाहते हैं डी बने। ठीक है, तो हम अपनी प्रेफरेंस देते हैं। और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है कि जब इलेक्शन कंप्लीट हो गया, हमने वोट काउंट करने लगे, तो जिसके सबसे कम हुए वोट वो सेकंड वाले को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मीनिंग है। फिर है कि जो डाउट और डिस्प्यूट है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो कौन डिसाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा क्या? जो डाउट एंड डिस्प्यूट है रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इलेक्शन, वो कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट, जिसका डिसीजन क्या होगा? फाइनल। ठीक है, फिर ये लाइन है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। मान लीजिए जिस दिन इलेक्शन है उस दिन बहुत सारे लोग एब्सेंट हैं, ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन इलेक्शन है और बहुत सारे लोग एब्सेंट है तो हम इलेक्शन ही पोस्टपोन कर दें। ठीक है, अगर इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है फिर भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन उसी दिन होना है, पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में दे रखा है टेन्योर, कि प्रेसिडेंट कितने साल तक रहेंगे, तो 5 इयर्स तक रहेंगे। जब वो ऑफिस में एंटर कर देते हैं तो उनकी 5 इयर्स वाली काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब जो प्रेसिडेंट है वो अपना सबमिट क्या करते, अपना जो अगर उन्हें रिज़ाइन देना है तो वो लेटर किसको सबमिट करेंगे? प्रेसिडेंट, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे। ठीक है, फिर है कि जो प्रेसिडेंट है उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस से। ठीक है, हम इम्पीचमेंट प्रोसेस से प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकते हैं। और जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो प्रोसेस क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है इम्पीचमेंट का। फिर आ जाता है जैसे कि मान लीजिए प्रेसिडेंट को हमने हटा दिया इम्पीचमेंट करके, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, मान लीजिए हमने हटा दिए। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट हटा दिए इम्पीचमेंट प्रोसेस से, तो अब उनका ऑफिस क्या हो गया? खाली हो गया, वैकेंट हो गया। तो अब वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एज अ एक्ट करेंगे प्रेसिडेंट में। मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन करेगा? फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। मान लीजिए वो भी नहीं है तो कौन करेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा भी नहीं होगा कि सबकी सीट खाली होगी कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, सीजेआई भी नहीं है। ठीक है, समझ गए कि अगर प्रेसिडेंट हटते हैं अपनी सीट से, खाली हो जाती है, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सीजीआई करेंगे। अगर सीजीआई भी नहीं है तो कौन करेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ठीक है, हाँ ये चीज़ रह गई है कि जो प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाता है कौन से प्रोसेस से? इम्पीचमेंट प्रोसेस से। और इम्पीचमेंट प्रोसेस से किया तो जाता है रिमूव, पर क्या ही रीज़न है कि वो रिमूव करे जा रहे हैं इम्पीचमेंट से? तो एक ही ग्राउंड दे रखा है 61 में, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर देते हैं तो वो इम्पीचमेंट प्रोसेस से हट सकते हैं। ठीक है,
और इम्पीचमेंट प्रोसेस कौन लाता है, कैसे होता है, ये अभी आगे बढ़ेंगे। फिर है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 में है जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है ना, वो एलिजिबल होता है कि वो फिर से प्रेसिडेंट बन सके, फिर से इलेक्शन लड़ सके, ठीक है। लेकिन जो अमेरिका में होता है, क्या उसमें ऐसा होता है? नहीं होता ना, उसमें केवल 2 बार ही चांस मिलती है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस भी हो गया कि इंडियन और यूएसए के प्रेसिडेंट का। फिर आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में दे रखा है क्वालिफ़िकेशन, ठीक है, कि प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफ़िकेशन होगी कि वो, अगर मान लीजिए मेरे को प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट करना है, तो मेरे पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, 1 मिनट, ठीक है। तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि मैं सिटीज़न होनी चाहिए इंडिया की, मेरी एज 35 ईयर्स होनी चाहिए, और मैं क्वालिफ़ाई करनी चाहिए इलेक्शन, किस चीज़ का, मैं क्वालिफ़ाई फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। हाउस ऑफ द पीपल का मैं इलेक्शन क्वालिफ़ाई करने लायक होनी चाहिए, मेरी एज 35 होनी चाहिए, और मैं एक सिटीज़न होनी चाहिए, ठीक है। तो हम, ये तो हो गया कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। हम जो है ना प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करते हैं, कि नॉमिनेशन होती है ना कि ये 4 लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हैं, तो कैसे होते हैं, तो उसके लिए हमें 50 प्रपोज़र चाहिए होते हैं, ठीक है, और 50 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं। 50 प्रपोज़र्स मतलब कि 50 लोग, 50 जो मेंबर है वो बोलेंगे कि हाँ हम चाहते हैं कि ये बंदा लड़े, इलेक्शन फाइट करे, और 50 सेकेंडर मतलब ये बोलेंगे कि हाँ हम सहमत हैं कि ये बंदा लड़ना चाहिए। ये 50 सेकेंडर्स प्रपोज़र के साथ होते हैं, ठीक है। 50 वाले लेकर आएंगे, साइन करेंगे कि हाँ हमारी तरफ से ये खड़ा हो रहा है, और ये वाले 50 बोलेंगे कि हाँ हम सहमत है कि ये फाइट करना चाहिए इलेक्शन को, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट होता है उसके अकाउंट में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो ₹15,000 होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए उनके पास 15,000। अगर वो फेल हो जाते हैं 16 वोट पाने में, तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन अकाउंट जाके देखा तो 15,000 रखे पड़े हैं ना। अगर तुम फेल हो गए हो 1/6 वोट पाने में, तो 15,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होता वो उड़ जाने हैं, ठीक है, वो रहेंगे नहीं। तो ये पूरा हमने पेज कंप्लीट कर लिया है एक बार। अब इसको रिवाइज कर लेते फिर से। तो प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ़ द इंडियन स्टेट हो गया, सिंबल हो गया हमारा 52 है, इंट्रोडक्शन है तो प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, ये दे रखा है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर दे रखी है, किसके पास है यूनियन की, प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट की मर्जी डायरेक्टली यूज़ करना चाहता है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के द्वारा यूज़ करना चाहता है। आर्टिकल 54 में क्या दे रखा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेगा भाई, तो ये इलेक्टोरल कॉलेज पार्ट लेगा। और इलेक्टोरल कॉलेज में जो दिल्ली और पुडुचेरी वाला सीन था वो 78 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से करा गया था। और जो नॉमिनेटेड मेंबर है या फिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में, ठीक है। और जो सिस्टम या फिर प्रोसेस पे बेस होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जिसके सबसे कम वोट आए वो निकल जाएगा और उसके वोट सेकंड वाले को ट्रांसफ़र हो जाने हैं। और जो डाउट और डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेकर, वो डिसाइड करेगा भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीज़न फाइनल होना है। जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, वो चैलेंज नहीं किया जा सकता कि भाई हम तो एब्सेंट हैं, तो भाई बहुत सारे लोग इलेक्टोरल कॉलेज के एब्सेंट हैं, इनकम्प्लीट है इलेक्टोरल कॉलेज, तो पोस्टपोन कर देते इलेक्शन, नहीं उसी दिन होगा, ठीक है। टेन्योर 5 ईयर्स है। प्रेसिडेंट जो अपना रिज़ाइन लेटर देते वो वाइस प्रेसिडेंट को देते। और ऐसा है कि प्रेसिडेंट रिमूव भी किए जा सकते, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट मतलब कब यूज़ करेंगे, जब प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया होगा। और इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। फिर आ जाता है हमारा कि अगर प्रेसिडेंट की, मान लेते प्रेसिडेंट हट चुका है सीट पे से, प्रेसिडेंट हट गए हैं अपनी सीट पे से, तो वाइस प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई करेगा, सीजीआई नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 57 में क्या दे रखा है, एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए कौन, प्रेसिडेंट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। 58 में दे रखा है क्वालिफ़िकेशन में क्या है, सिटीज़न होना चाहिए, 35 एज होनी चाहिए, और मैं हाउस ऑफ द पीपल का जो इलेक्शन होता है मैं उसे क्वालिफाई कर लूँ। और नॉमिनेशन के लिए हमें 50 प्रपोजर चाहिए होते हैं, 50 सेकेंडर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। 50 प्रपोजर्स वो होते हैं कि एक बंदे को लाते कि भाई हम चाहते हैं ये बंदा प्रेसिडेंट का इलेक्शन ले ले। 50 सेकेंडर्स बोलते हैं कि हाँ हम सहमत हैं इस बात से, ठीक है। और जब प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ेगा तो उसके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट होना चाहिए 15,000 का। अगर वो फेल हो जाता है 1/6 वोट पाने में तो 15,000 उसके चले जाने हैं, ठीक है। ये हो गया है। अब है आर्टिकल 59 है कंडीशन ऑफ द ऑफिस। कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऐसा है कि जो प्रेसिडेंट है एक बहुत जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है, ठीक है। तो अब ऐसा है नहीं कि एक तो तुम प्रेसिडेंट बन गए हो और ऊपर से कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है ना, पार्ट टाइम जॉब बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये कंडीशंस होती है ऑफिस की। या फिर जैसे कोई प्रेसिडेंट बन गया है तो उसके जो इमोल्यूमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं है कि हम उसमें कुछ डिसमिस कर सकते हैं उनके, ठीक है। इमोल्यूमेंट जो उनको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, हम उसको डिसमिस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन ऑफ द ऑफिस हो जाती है। फिर आर्टिकल 60 में दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जो सैलरी होती है प्रेसिडेंट की वो करेंटली 5 लाख पर मंथ है, मान लीजिए नहीं, यही है बुक में अभी यही है, ठीक है। और जो सैलरी पेड की जाती है प्रेसिडेंट को वो पेड की जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 में दे रखा है। 266 में जो आर्टिकल है उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, ठीक है। और प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दी जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, इंडिया का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सारे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और जितनी भी पेनल्टीज़ होती हैं उन सब का पैसा जो है ना इसमें होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और इससे हम सैलरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखते हैं इम्पीचमेंट होता कैसे। तो हमने ग्राउंड देख लिया था। ग्राउंड क्या था इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का, कि अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया होगा तो, ठीक है। अब ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है किसी भी हाउस से ला सकता है कोई भी, ठीक है। लेकिन 1/4 टोटल मेंबर ऑफ हाउस अगर सहमत हैं कि हाँ कि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है और हम एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं इम्पीचमेंट का, ठीक है। तो 1/4 मेंबर अगर साइन कर देते हैं तो वो नेक्स्ट हाउस में क्या हो जाएगा, पास हो जाना है, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट हाउस पास कर देता है 2/6 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस से, मेजॉरिटी से, तो क्या होगा कि वो जो इम्पीचमेंट लाया गया था वो पास हो जाना है और प्रेसिडेंट जी हट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में ये सब काम हो रहे हैं और प्रेसिडेंट को पता ही नहीं है, ठीक है। अगर हम इम्पीचमेंट ला रहे हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट तो हमें उनको 14 डेज़ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जो मेंबर हैं, किसी भी हाउस के मेंबर हैं, पहली बात क्या याद रखनी है इम्पीचमेंट में, कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो होता है प्रेसिडेंट का किसी भी हाउस से पास हो जाता है, ठीक है। कोई भी ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकती है, लोकसभा भी ला सकती है, ठीक है। पर लाएगी कैसे, जब उस पर 1/4 टोटल मेंबर ऑफ द हाउस साइन कर देंगे, ठीक है। और साइन करने से पहले साइन कर दिया, अब हमें भाई उसको नोटिस देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को 14 डेज़ प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट को भी तो पता होना चाहिए कि भाई क्या किया है प्रेसिडेंट ने, ठीक है।
फिर रेजोल्यूशन पास हो जाता है मेजोरिटी, कितनी मेजोरिटी, 2/3, ठीक है, ऑफ द हाउस की, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस हो जाएगा और प्रेसिडेंट जी अपनी सीट पे से हट जाएंगे। फिर वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट कैन, अब ये कुछ प्रेसिडेंट की इम्पोर्टेंस कह लीजिए कि प्रेसिडेंट कैन समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा की। समन मतलब कि प्रेसिडेंट बुला सकते हैं जॉइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। जब बिल पास होता है, जब बिल पास नहीं, मतलब कि जब बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है फिर प्रेसिडेंट के पास आता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती हैं, या तो वो उस बिल को एसेट दे सकता है, साइन कर सकता है, या अपने पास विद होल्ड कर सकता है, और विद होल्ड करने की पावर आर्टिकल 111 में दे रखी है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट जो एसेट है वो विद होल्ड कर सकता है अपने साथ। वो कौन से आर्टिकल में दे रखे हैं, 111, ठीक है। या वो रिटर्न कर सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए कि भाई एक बार सोच तो लो जो तुम बिल ला रहे हो वो सही भी है या नहीं, पार्लियामेंट से बोल सकता है, ठीक है। ठीक है भाई, पार्लियामेंट के पास भेज दिया, फिर पार्लियामेंट ने फिर अगेन पास कर दिया उसको, ठीक है, विदाउट अमेंडमेंट। मतलब कि पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ने क्यों भेजा था कि भाई एक बार देख लो सही है नहीं है, तो पार्लियामेंट ने बोला फिर से पास करके कि भाई सही है, हमने सब कुछ देख लिया है, तो विदाउट अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने फिर से पास कर दिया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकते, फिर प्रेसिडेंट को अपने एसेट देना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे, प्रेसिडेंट को जो बिल है ना उसको एक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखिए कि जो प्रेसिडेंट फिर से भेज देता है ना पार्लियामेंट में कि भाई एक बार सोच विचार कर लो कि सही है या नहीं, लेकिन अगर वो मनी बिल हुआ तो प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकता वापस, कि भाई मनी बिल आया, प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं भाई मेरे को तो साइन नहीं करने, ठीक है, तो वो वापस नहीं भेज सकता मनी बिल को, क्योंकि जो मनी बिल होता है वो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रिकन्सिडरेशन के लिए मनी बिल नहीं जाएगा वापस। फिर आता है मनी बिल। तो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है केवल लोकसभा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, केवल लोकसभा में। और जो आर्टिकल 72 है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन टू द पर्सन एंड टू सस्पेंड, रिमिट, रेस्पाइट, रिप्राइव एंड कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। ये बहुत भारी भारी वर्ड है ना, अभी पहले हम इन वर्ड को समझ लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पार्डन है, और ये जो पावर है ना प्रेसिडेंट के पास पार्डन करने की, कम्यूटेशन की, रेमिशन, रेस्पाइट, रिप्राइव की, ये सारी जुडिशियल पावर है, ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि ये पार्डन की, कम्यूटेशन की, रेमिशन की, रेस्पाइट की कौन सी पावर है, तो ये जुडिशियल पावर है, ठीक है। अब पार्डन मतलब क्या होता है, कंप्लीटली एब्सॉल्व कन्विक्शन। मतलब कि जैसे मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है, और मैंने प्रेसिडेंट जी से बोला कि मैंने बस इतना छोटा सा क्राइम किया है, प्लीज़ मेरी पूरी मतलब इमेज ख़राब हो जाएगी, मेरे को एग्ज़ाम भी देने हैं, तो वो क्या करेंगे, वो मेरे को कम्प्लीटली मेरे ऊपर से हटा देंगे, जो भी मैंने क्राइम किया होगा छोटा मोटा उसको हटा देंगे। तो क्या होगा पार्डन में, कम्प्लीटली एब्सॉल्व कन्विक्शन। फिर आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूशन टू लाइटर पनिशमेंट। जैसे अगर किसी को 10 ईयर्स की पनिशमेंट मिली है, ठीक है, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कि 10 साल की छोड़िए, नहीं, सब्स्टिट्यूट करना मतलब हो जाता है जैसे किसी को 10 ईयर्स की बहुत हार्ड पनिशमेंट मिली है, ठीक है, तो उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई इतनी हार्ड मत दो, 10 साल की रखो, पर थोड़े इनको मतलब लाइटर पनिशमेंट दो, ज़्यादा हार्ड पनिशमेंट नहीं दो, ठीक है। टाइम उतना रहना है लेकिन हार्डर पनिशमेंट को थोड़ा कम मतलब लाइटर वे में लेना है, ठीक है। रेमिशन मतलब हो जाता है रिड्यूसिंग पीरियड विदाउट चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ द पनिशमेंट, ठीक है, कि जैसे किसी को 10 साल की सज़ा हुई है तो उसका अगर उसको हार्ड पनिशमेंट मिली है 10 ईयर्स की,
तो हार्ड ही रहने दो, बस जो 10 ईयर्स है ना उनको 5 ईयर्स में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो गया रेमिशन, कि जो पनिशमेंट मिली थी उसका जो पीरियड है उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है। रेस्पाइट का मतलब होता है लेसर सेंटेंस दैट ओरिजिनल ड्यू टू स्पेशल फैक्ट सच एज प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। मतलब कि जैसे किसी को जैसे कोई वुमेन है, उसने क्राइम कर दिया है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। ठीक है। तो भाई प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई देख तो लो कि पहले कि वुमेन प्रेग्नेंट है, तो इसको इसी के हिसाब से लाइटर पनिशमेंट दो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कोई बंदा डिसेबल है, उसने कुछ क्राइम किया है, तो प्रेसिडेंट बोल सकते हैं कि पहले इसकी हालत देख लो, ये डिसेबल है, तो इतनी हार्ड सज़ा मत दो, थोड़ी कम कर दो। ये होता है रेस्पाइट। फिर आता है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है स्टे ऑन एग्जीक्यूशन फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। मतलब कि उसको जो सज़ा मिली है उसको कुछ देर के लिए रोक दिया जाए, कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए, ताकि वो प्रेसिडेंट के पास जाके अपनी बात रख सके। ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया। तो ये सब क्या है, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है ये सब। ठीक है, आई थिंक ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आ जाते हैं हम इस पे कि प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है किसी भी किसी भी एक एरिया को एज ए शेड्यूल एरिया। ठीक है। प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू रिस्पेक्ट to the administration of schedule area and schedule area and tribal area। मतलब प्रेसिडेंट के पास पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन करने की, कौन कौन से एरिया में, शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया में। ठीक है। और प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल एरिया। फिर सेकेंड आता है प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, ऐसे करके याद कर लेगा। प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स का। डिफेंस में क्या क्या आता है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का। ठीक है। तो एक बार फिर से कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है एडमिनिस्ट्रेशन की ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। फिर प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, जैसे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। फिर प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट तो बहुत फेमस है कि प्रेसिडेंट बाउंडेड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। पर क्या ये स्टेटमेंट पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में थी? नहीं, ये ऐड की गई है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि प्रेसिडेंट बाउंड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से, जो विच इज़ हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, और ये ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है। फिर है प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट होते हैं। याद रखना, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। जो वैल्यू, और ये भी याद रखिएगा, जो हमने अभी इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ा था ना, उसमें जो एमएलए एमपीज़ होते हैं उनकी वोट की वैल्यू है ये। ठीक है, कि जो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ठीक है, ऐसे नहीं है हर एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू है सेम होगी, हर एक स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू सेम होगी। ऐसा क्यों है कि डिफरेंट होगी? ड्यू टू पॉपुलेशन, कि हर एक स्टेट की डिफरेंट पॉपुलेशन है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स भी अलग होते हैं। एग्जाम्पल, वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ अरुणाचल प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कितने हैं? 8 हैं। और यूपी की देखें तो 208 है। ठीक है, तो दोनों की पॉपुलेशन अलग है, दोनों की पॉपुलेशन अलग है और इलेक्टेड मेंबर अलग हैं, तो वैल्यू भी अलग होगी, याद रखिएगा। फिर जो वैल्यू ऑफ ईच मेंबर ऑफ लोकसभा एंड ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा इज़ द सेम, लेकिन जो वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा होगी ना वो सेम होगी और डिफरेंट नहीं होगी। फिर है जो सीएम होते हैं, किसी भी स्टेट के सीएम हैं,
वो नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। ऐसे क्या होता है कि कोई सीएम है, एक सीएम को हमने बोल दिया कि हाँ तुम वोट डाल दो, और एक स्टेट के सीएम को हमने मना कर दिया कि भाई तुम वोट नहीं डाल सकते। क्यों? अगर वो सीएम लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, मतलब मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट का है, मेंबर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है वो सीएम, तो वोट नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा था? नहीं ना, नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट कर रहा था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना। फिर है कि जब जैसे प्रेसिडेंट का जो वैकेंसी हो जाती है तो उसे हमें कब तक फिल करना होता है? 6 मंथ, विद इन 6 मंथ। ठीक है, फिर है कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकती है लोकसभा पर, किसके रिकमेंडेशन पे? यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, तो कोई पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट कैन लोकसभा और नॉट, कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकती है लोकसभा को या नहीं कर सकती है, पर रिकमेंडेशन देगा यूनियन कैबिनेट तभी। दैन फिर ये लास्ट है कि आर्टिकल 1, 2, 3 में ऑर्डिनेंस पावर होती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और वो ऑर्डिनेंस पावर कब यूज़ कर सकते हैं? जब पार्लियामेंट की छुट्टी हो, रेसेस में हो। ठीक है, और जो ऑर्डिनेंस पास होता है उसकी पावर सेम होती है जो एक एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में। ऑर्डिनेंस दस इशू विल हैव द सेम फोर्स एज द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस, और लास्ट लाइन है कि जो ऑर्डिनेंस पास किया है ना, ऑर्डिनेंस पास किया है प्रेसिडेंट ने, वो पार्लियामेंट के पास रखना पड़ेगा हमें बिफोर 6 वीक। ये MCQs में पूछा गया है कि जो ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट के पास वो कब यूज़ कर सकता है प्रेसिडेंट? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, छुट्टी चल रही हो। ठीक है, और जो ऑर्डिनेंस होता है और जो एक्ट होता है पार्लियामेंट का, सेम फोर्स होता है, सेम पावर होती है ऑर्डिनेंस में भी। ठीक है, पर बस इतना फ़र्क है कि ये टेम्परेरी होता है, ऑर्डिनेंस टेम्परेरी होता है। ठीक है, अगर ऑर्डिनेंस पास कर दिया है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो फिर प्रेसिडेंट को उसे पार्लियामेंट में रखना पड़ेगा बिफोर 6 वीक। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है प्रेसिडेंट का पूरा। ठीक है, ये पूरा मैं टेलीग्राम पे नोट्स जो है सेंड कर दूँगी। तो हमने पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप MCQs लगाइएगा इसे पढ़ने के बाद, और बुक से पढ़िएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और सब कुछ कंप्लीट हो गया। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं। थैंक यू।